हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली एक्सीडेंटली हमने ये पॉइंट डिस्कवर किया। हम रिसर्च कर रहे थे किसी और चीज़ की और करते करते ये पॉइंट सामने आया और फिर हमने रियलाइज़ किया कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो हम एक्चुअली रिसर्च कर रहे थे KF-21 बुरामे के बारे में, जिसको लेकर न्यूज़ ये आ रही है कि जो एयर टू ग्राउंड ट्रायल्स हैं वेपन्स के, वो 2027 से स्टार्ट होंगे इसको लेकर, जो कि पहले प्लान किए गए थे 2028 के एंड तक। तो अभी जो KF-21 बुरामे के वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं ये एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एयर टू सरफेस वेपन्स के ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉक 2 वेरिएंट आएगा उसमें एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी होगी और उसको लेकर जो ट्रायल्स और टेस्टिंग है वो शेड्यूल से 1 से 1.5 साल पहले ही स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक अच्छी बात है और शो करता है कि कोरियंस कैसे शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। इंडिया में ये चीज़ देखना हमारा एक सपना है, कभी ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर, मुद्दा वो नहीं है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। मुद्दा ये है कि जब एयर टू सरफेस वेपन्स की बात आती है और स्टेल्दी प्लेटफॉर्म्स की बात आती है तो जनरली हम ये नहीं देखते हैं कि जो अवेलेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो अपने इंटरनल वेपन बे में किस टाइप के एयर टू सरफेस वेपन्स को कैरी कर पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर टू सरफेस ऑपरेशंस कितने इंपॉर्टेंट है ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया था। आप एनिमी की एयरफोर्स को क्रिपल कर सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट सरफेस टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। इवन एनिमी के लिए लैंड करने के लिए वापस रनवेज नहीं रह जाएंगे अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और ये इंडिया के रिगार्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए सवाल ये था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है वो किस टाइप के वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी कर पाते हैं ताकि वो अपने स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करते हुए एयर टू सरफेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएँ, यानी कि एनिमी के ज़्यादा क्लोज जाते हुए एक्यूरेटली इंपॉर्टेंट टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकें। और इसमें जो हमने पाया वो काफ़ी शॉकिंग था। तो SU-57 की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पर सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो एयर इनटेक दिए गए हैं उसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक नहीं है, DSI नहीं है, तो जो इंजन ब्लेड्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, फ्रंटल RCS बढ़ जाता है। F-22 और F-35 जितना RCS इसका नहीं है। लेकिन जब आप एयर टू सरफेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो SU-57 एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके इंटरनल वेपन बे को सफिशेंटली बड़ा बनाया गया है ताकि वो सिग्निफिकेंट एयर टू सरफेस पावर को पजेस कर सके और डिप्लॉय कर सके इन कंपैरिजन टू F-22 और F-35। F-22 तो आपका वैसे भी एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है और उसमें जो इंटरनल वेपन बे बनाए गए थे वो उसी के हिसाब से कॉन्फ़िगर किए गए थे। ऑल्दो एयर टू सरफेस वेपन्स वहाँ भी कैरी किए जाते हैं पर वो उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर नहीं है, तो वहाँ आप क्रूज मिसाइल कैरी नहीं कर सकते, हैवी बॉम्ब्स कैरी नहीं कर सकते। वहीं पर F-35 के केस में जो इंटरनल वेपन बे दिए गए हैं उनमें लिमिटेड स्पेस है, इसलिए लिमिटेड वेपन्स वहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं। तो अगर आप इंटरनल वेपन बे को देखेंगे तो SU-57 का जो इंटरनल वेपन बे है ये डीप भी है और लंबा भी है। हाँ, चौड़ाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है पर सफिशेंट है 2 एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने के लिए, 2 क्रूज मिसाइल्स कैरी करने के लिए और 2 बड़े बॉम्ब्स कैरी करने के लिए। वहीं पर F-22 रैप्टर के केस में आपको एक ज़्यादा वाइडर इंटरनल वेपन बे मिल जाएगा जिसकी वजह से ये 6 एयर टू एयर मिसाइल्स एक बार में कैरी कर पाता है, पर इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, ये शैलो है, जिसकी वजह से एयर टू सरफेस वेपन्स यहाँ पर कैरी किए भी जाते हैं तो वो मैक्सिमम 1000 पाउंडर्स यानी कि 500 किलोग्राम के हो सकते हैं या फिर 250 पाउंडर्स ऑलमोस्ट 120 किलोग्राम्स के हो सकते हैं। स्मॉल क्रूज मिसाइल्स तो आप भूल जाइए। वहीं पर बात जब F-35 की आती है तो F-35 के केस में जो इंटरनल वेपन बे आपको मिलता है वो डीप तो है पर कॉम्पैक्ट है। वहाँ पर आप भारी बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं, यानी कि 2000 पाउंड्स के बॉम्ब्स या फिर 1000 किलोग्राम्स के बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर में ही कर पाएंगे। मैक्सिमम 2 ऐसे बॉम्ब आप कैरी कर पाएंगे और साथ में एक एयर टू एयर मिसाइल्स। वहीं पर सुखोई 57 के केस में आपके 2 डीप और लॉन्ग इंटरनल वेपन बे दिए गए हैं जो कि टेंडम कॉन्फ़िगरेशन में है, जो कि सहूलियत देता है आपको ज़्यादा भारी बॉम्ब्स को कैरी करने की, और ये अभी से ही क्रूज मिसाइल्स से लैस किए जा चुके हैं। जो UAE में एयर शो हुआ था उसमें दिखाए गए थे इस प्लेटफॉर्म के इंटरनल वेपन बे, और वहाँ पर ये KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल कैरी कर रहे थे जो कि 250 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। साथ में इनके लिए KH-69 मिसाइल बनाई गई है जो कि 800 किलोग्राम की क्रूज मिसाइल है और 400 किलोमीटर तक की रेंज में स्ट्राइक कर सकती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप F-35 के वेपन पैकेज को देखेंगे तो अभी कोई भी क्रूज मिसाइल उससे फिलहाल इंटीग्रेट नहीं करी गई है। इंटीग्रेशन
ऑन गोइंग है और उसमें भी आप मैक्सिमम 2 के नंबर में क्रूज मिसाइल्स कैरी कर पाएंगे। वहीं पर SU-57 के केस में ये 4 नंबर तक हो सकते हैं। तो स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में एयर टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको SU-57 की इनके वेस्टर्न स्टेल्दी काउंटर पार्ट से ज़्यादा बेटर मिलेगी, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं कि SU-57 को शुरुआत से ही एज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया था। वहीं पर F-22 एज एन एयर सुपीरियरिटी प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ था और F-35 को एज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट डेवलप तो किया गया था, पर प्राइमरी रोल उसका सरफेस स्ट्राइक है। इसलिए एयर टू एयर वेपन के मामले में वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको दिखाई देगा। अगर आप BVR मिसाइल की बात करेंगे भी तो मैक्सिमम 4 BVR मिसाइल F-35 एक बार में कैरी कर पाएगा। मीटियोर का इंटीग्रेशन अभी भी चल रहा है, हुआ नहीं है। ऑल्दो SU-57 भी 4 BVR मिसाइल कैरी कर पाएगा, पर सिमिलर नंबर्स में वो क्रूज मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है, जो कि F-35 और F-22 दोनों नहीं कर सकते। तो स्टेल्दी रहते हुए एयर टू सरफेस ऑपरेशंस SU-57 ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। वहाँ पर वो ज़्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि एक्सटर्नल अगर आप वेपन कैरी कर रहे हैं तो आपका RCS वैसे ही बढ़ जा रहा है। तो अगर आप स्टेल्दी एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक मिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैटर करता है कि इंटरनल हार्ड पॉइंट में कितनी एयर टू सरफेस मिसाइल आ सकती हैं। ऑल्दो वेपन्स के मामले में F-35 काफ़ी वर्सेटाइल है। क्रूज मिसाइल से लेकर स्मार्ट म्यूनिशंस तक कैरी कर सकता है, जो कि 100+ किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज आपको दे सकती हैं, पर वो लिमिटेड नंबर में ही कैरी करी जाती हैं। इसके कंपैरिजन में SU-57 में आप करीबन 4 बड़े साइज की क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट जाता है SU-57 के लिए, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे और ये एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। ऑल्दो 4 BVR मिसाइल इंटरनल वेपन बे में अगर कैरी करी जा रही है विथ 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये सफिशिएंट लोड होता है ज़्यादातर कॉम्बैट के लिए। पर अगर 6 BVR मिसाइल्स कैरी करी जाती है इंटरनल वेपन बेस में तो ये एक ज़्यादा डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती, क्योंकि BVR कॉम्बैट में जो मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। ऑल्दो लेटेस्ट मिसाइल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हो गई हैं, ज़्यादा लॉन्ग रेंज में आपको हिट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करके दे देती हैं, तो कम मिसाइल से भी काम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है। ये चीज़ आपको F-22 रैप्टर में मिल जाएगी और चाइनीज़ J-20 में मिल जाएगी, जो कि SU-57 थोड़ा लैग करता है। अदरवाइज़ जो एयरक्राफ्ट है आप उसे खाली एयरक्राफ्ट के लिए आजकल जज नहीं कर सकते। आपको ये भी देखना है कि उसके साथ किस तरीके का वेपन पैकेज आ रहा है, किस तरीके का सपोर्ट आ रहा है, किस तरीके की अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, किस तरीके से इसके मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, और इस मामले में भी SU-57 को बेनिफिट है। इस मामले में अगर आप वेस्टर्न साइड पर जाकर F-22 रैप्टर को देखेंगे तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को रिटायर करने के बारे में विचार किया जा रहा है, जबकि अभी भी वर्ल्ड का बेस्ट एयर सुपीरियरिटी फाइटर क्लेम किया जाता है इसको। तो ये वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स की कुछ कमियां हैं जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, पर हमें लगा इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से इस पॉइंट को सामने रखा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।